बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो नजफ सेशन है उसका लेक्चर नंबर 34 होगा। लास्ट लेक्चर में जो सेकेंड ईयर की मैथ्स है आपकी, उसका चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन जो है वो हमने स्टार्ट किया था। कुछ उसकी बेसिक्स आप लोगों को बताई थी मैंने, और हमने ग्राफिकली देखा था डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है और कैसे उसको हम ड्राइव करते हैं फार्मूला को। आज हम उसी की थोड़ी सी एडवांसमेंट पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें आपको चैप्टर के हवाले से बताई जाएंगी जो आपके MCQs में आ सकती हैं। सबसे पहले तो मेरा जो प्रीवियस फार्मूला है बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, उसको मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ आप लोगों के सामने। कोई भी अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो डेरिवेटिव होता है इसका, जिसको हम एफ डैश ऑफ एक्स से या डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये रेशो फाइंड करनी पड़ती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये जो रेशो आपके सामने लिखी है इसको हम कहते हैं कि ये एफ डैश ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव डैश या प्राइम डेरिवेटिव को शो करता है। इसकी नोटेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल डी वाई भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल डी एफ भी लिख सकते हैं, इसको वाई प्राइम भी कह सकते हैं, इसको वाई वन भी कह सकते हैं। अगर पावर में लिखें तो ब्रैकेट में वन भी लिख सकते हैं। ये सारी डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए नोटेशंस हैं जो कॉमन यूज़ होती है आमतौर पे, वो ये है और ये जो y1 वाली ये यूज़ होती है आमतौर पे। बाकी भी यूज़ होंगी लेकिन वो आपके इस लेवल पे नहीं होती, वो हायर लेवल पे होती हैं, BS लेवल पे। इसी को अगर हम समटाइम ऐसा होता है कि जो डेल्टा x है, जो इसको हम x का चेंज कहते हैं, इसको समटाइम हम बजाय डेल्टा x से डिनोट करने के h से डिनोट करते हैं। तो अगर हम यूँ लिखें एफ ऑफ h टेंस टू ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, तो ये भी वही सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब डेल्टा एक्स भी एक्स का चेंज है और समटाइम इसको हम एच से भी डिनोट करते हैं, एच भी चेंज को शो करता है। ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, वो भी इसको अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो ये कहलाता है डेरिवेटिव एट एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये उसका जनरल फार्मूला है। अच्छा, आगे चलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये किसी भी वैल्यू के ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसी तरह से अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहना चाहते हैं कि ये एक हमारे पास ग्राफ है, लेट से ये कोई भी ग्राफ है और ये है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम देखना चाहते हैं कि इसके इस पॉइंट के ऊपर, जिसके बिल्कुल नीचे x की वैल्यू a है, a मीन कोई भी नंबर 2, 3, 4, 10, 20, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट पे देखने जा रहे हैं कि फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो उसका जो मेथड है वो ये होता है, उसका फार्मूला ये होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ओवर x माइनस a। ये कहलाता है f डैश ऑफ a। देखें फ़र्क ये है, वो f डैश ऑफ x है और x फिक्स नहीं है, कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये f डैश ऑफ a है, यानी पर्टिकुलरली a के ऊपर है, ये कोई कांस्टेंट होगा, जबकि वो क्या होगा, वो एक वेरिएबल फार्मूला आपके पास आएगा। अच्छा, अब ये सोचना आपके लिए ज़रूरी है कि डेरिवेटिव हमें बताता क्या है असल में। तो मैं अगर आपको यूँ बताऊँ कि डेरिवेटिव हमें ये बताता है, जैसे मैं अगर इसको ग्राफिकली एक यहाँ लाइन प्रॉपर आपको बना के बताऊँ, इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ, ये होगी टेंजेंट लाइन। तो डेरिवेटिव ये बताता है कि आप जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, जैसे आपने एक्स ए पे फाइंड किया तो ये वो पॉइंट था P पॉइंट, तो डेरिवेटिव बताता है कि इस पॉइंट पे अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो जो टेंजेंट की स्लोप है वो असल में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उस a के ऊपर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू a। यानी अगर उसके उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन को ड्रा किया जाए, जो उसकी स्टीपनेस है, जो उसकी स्लोप है, उसको मेजर करना होगा, तो आप उस फंक्शन के डेरिवेटिव में a पुट कर दें तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। अब ये स्लोप का आइडिया है कि स्लोप लाइन की क्या होती है, ये जो चैप्टर 4 आप लोगों का सेकेंड ईयर में होता है उसमें जाके हम डिटेल से पढ़ते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें
कि स्लोप बेसिकली रेशो होती है राइज टू रन। राइज और रन की जो रेशो है उसे हम कहते हैं वो स्लोप है। तो किसी भी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप आपने निकालनी है कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप उसका डेरिवेटिव लेके स्लोप ऑफ टेंजेंट देख सकते हैं। अब इससे रेलिवेंट मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ ताकि जो स्लोप वाला आइडिया है आपको क्लियर हो जाए। दूसरी बात आप ये याद रखें कि जिस तरह ये लाइन थी टेंजेंट लाइन, तो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि फंक्शन का जो ग्राफ है वो बता रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग होगा तो टेंजेंट लाइन भी अपनी शेप जो है वो टर्न करती जाएगी। पहले यहाँ पे अगर यहाँ ड्रा करें इधर इस तरह ड्रा करेंगे तो ये जो टेंजेंट की लाइन के अंदर जो चेंज आ रहा है ये चेंज असल में बताता है कि ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। यही वजह है कि हम डेरिवेटिव को कहते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज है असल में किसी भी एक वेरिएबल का दूसरे की रिस्पेक्ट से। अच्छा जी, इसका मैं एमसीक्यू लिखता हूँ और एमसीक्यू जो है वो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है इसके हवाले से हम बना लेते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। एमसीक्यू ये हमारा क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ मैं कि इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व ये वाली आपको, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी इज। आपने बताना ये है कि ये एक फंक्शन है जो एक कर्व बनाएगा या कोई भी ग्राफ बनाएगा, उस कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी एट एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ एक्स सी होगा उसमें। तो लेट से मैं कहता हूँ कि ये एक्स वाई प्लेन है और ये उस फंक्शन का लेट से ग्राफ है। तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, कहीं भी ले लें, यहाँ एक पॉइंट है जिसके बिल्कुल नीचे एक्स की वैल्यू सी है। तो यहाँ बताना है कि अगर यहाँ टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी। तो ऑप्शन लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ऑप्शन ए है, ऑप्शन इसी तरह बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। कोई भी ऑप्शन बना सकते हैं। पहला ऑप्शन हम ये बनाते हैं जी कि एफ ऑफ लेट से 0 के इक्वल आती है। दूसरी बात एफ डैश ऑफ 0 के इक्वल या एफ ऑफ सी के इक्वल या एफ डैश ऑफ सी के इक्वल। तो आप जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है, जिस तरह ये बताया कि एफ डैश ऑफ ए का मतलब है कि ए की एक्स इज इक्वल टू ए पे टेंजेंट की स्लोप। तो अगर आपने एक्स इक्वल टू सी पे देखनी है तो ये क्या होगा एफ डैश ऑफ सी। तो एफ डैश ऑफ सी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये इसका एक एमसीक्यू बना लिया हमने। तो ये जो बाय डेफिनेशन मेथड था उसको मैंने ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और एक एमसीक्यू बना के आपको बता दिया। असल जो काम शुरू होगा वो रूल्स जो डिफरेंशिएशन के हम पढ़ते हैं उससे ऑनवर्ड हमारा काम शुरू होगा। तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं हमारे पास, इनमें सबसे पहला जो रूल होता है जिसे हम कहते हैं पावर रूल। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या कहते हैं, देखें कि डी बाय जो डेरिवेटिव की आप नोटेशन यूज़ करते हैं वो मैंने कहा ये सारी नोटेशन डेरिवेटिव के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो पावर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स पावर एन टाइप का और जिसमें n सिर्फ रैशनल नंबर तक अलाउ है, आपके कोर्स में कोई भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें पावर रैशनल ना हो। तो अगर ऐसे फंक्शन का हमसे वो डेरिवेटिव डिमांड करता है तो देखें डी बाय डी एक्स जो होता है ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर या डेरिवेटिव का ऑपरेटर। जब हम ये कहते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, तो आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या होता है, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको अप्लाई किस पे करते हैं, वाई पे आप। तो मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो डी बाई डी एक्स है ये जस्ट एक ऑपरेटर है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि साइन एक ऑपरेटर है, जो साइन फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली ऑपरेटर्स होते हैं। तो साइन की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है। जब आप इसको किसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जैसे आपने 30 डिग्री पे ऑपरेट किया तो आपको आंसर मिला 1/2, आपने 60 पे ऑपरेट किया तो आपको एक और आंसर मिलेगा। स्क्वायर रूट देखें एक ऑपरेटर है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब किसी नंबर पे ऑपरेट होता है तब आपको ये कोई आंसर देता है। तो ऑपरेटर जो होते हैं उनका काम सिर्फ ऑपरेट होना होता है। तो डी बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं और डिफरेंशियल कोशेंट भी कहते हैं। इसको तीन इसके नाम होते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल कोशेंट। तो डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, इस y का जिसमें x पावर के n। तो अगर आप x पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में ले आए और एक पावर कम कर दें।
तो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एक स्टेप में मिल जाएगा। अच्छा, ये तो है हमारे पास एक बेसिक रूल जिसमें x लिखा हुआ है। लाजमी नहीं होता कि हर बार x ही लिखा हुआ है, कुछ और भी लिखा आ सकता है। तो मैं इसकी पहले दो एग्जांपल्स कोट करता हूँ आप लोगों के सामने। देखें, हमें अगर कहा जाता है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें लेट से x पावर 3 का, तो बाय द रूल क्या होना है, 3 शुरू में आएगा और एक पावर कम करें कितनी हो जाएगी, 2। अगर हमें कहा जाता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें, एक x² कर लें और एक साथ 3 उसमें ऐड कर दें, तो याद रखना है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर उसको कहते हैं जो सम या डिफरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर ये दो फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है, +3 है या -3 है, तो ये दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग किस तरह होगा, d/dx ऑफ x² अलग हो जाएगा और ±d/dx ऑफ 3 अलग हो जाएगा। तो x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस रूल के मुताबिक पावर शुरू में लाएं और एक पावर कम 2x हो जाएगा, जबकि +-3 का क्या हो जाएगा, 0। अब +-3 का 0 क्यों हुआ है कि 3 एक कांस्टेंट है और डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज। तो किसी भी कांस्टेंट में कभी कोई चेंज नहीं आता, 3 ही रहेगा, कभी 4 नहीं बन जाएगा खुद ही। तो कांस्टेंट में ना खुद चेंज आता है ना किसी की रिस्पेक्ट से आता है। तो किसी भी कांस्टेंट में चूँकि कोई चेंज नहीं होता, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये दोनों पे अलग अलग होगी, कितना आंसर आ गया, 2x आपके पास। अच्छा, ये 2 एग्जांपल होगी, एक एग्जांपल और कोट करते हैं जिसमें कुछ आप और बात सीख लें। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेट से यहाँ लिखते हैं 3x पावर 4 और अब आप देखेंगे क्या आंसर आएगा इसका। तो अगर कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव से वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो लीनियर ऑपरेटर में ये खास बात होती है कि ये कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। तो 3 बाहर आ गया, x 4 पे अप्लाई हुआ, तो क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम, तो आपका आंसर आ गया 12x³। तो ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स कोट किए जस्ट, ये जो पावर रूल है इसको अप्लाई करने के हवाले से। अब हम पावर रूल की जो एडवांस फॉर्म है उसकी तरफ आते हैं कि इसकी एडवांसमेंट क्या होती है। एडवांसमेंट से मुराद ये है कि ये ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार आपके पास x ही लिखा हुआ है। जिस तरह यहाँ आपके पास आपने देखा है कि x पावर n लिखा हुआ है, x पावर n से मुराद यहाँ n जो था वो हमने एक बार रखा 3, फिर इसमें 2 रखा, फिर इसमें 4 रखा। तो ये x ही नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। जैसे ये देखें, यहाँ मैं हेडिंग लिखता हूँ एडवांस फॉर्म इसकी, या आप ये भी कह सकते हैं कि जनरल जो इसकी फॉर्म है वो। अब वो क्या है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं d/dx और x की जगह कुछ और लिखा हुआ आता है। लेट्स से लिखा हुआ आता है u का मतलब है एनी फंक्शन ऑफ x अदर देन x के अलावा कोई और हो, जैसे 2x, x³ x4 कुछ और हो सकता है। तो इसकी पावर अगर n हुई तो ये होगा, पावर शुरू में आएगी, एक पावर कम होगी, यानी इनिशियली उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह ये अप्लाई हुआ है। फर्दर सिर्फ इतना करना है कि जो पावर के अंदर u लिखा होगा इसका डेरिवेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई कर देना है साथ। जिस तरह यहाँ देखें पावर के अंदर क्या लिखा हुआ था, x, तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो हम x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी बड़ी आसान सी बात है। ये देखें, अगर मुझे x का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो d/dx ऑफ x आप फाइंड करें तो इसकी पावर कितनी है, 1। अगर हम इसको इस रूल से करते तो क्या होगा, 1 शुरू में आएगा, एक पावर कम करें, 1 - 1 0, 1 × x पावर 0, ये भी 1 होता है। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, 1। या इसको आप यूँ देख लें अगर एक और तरह से कि ये dx/dx बन रहा है ना, तो dx/dx करें तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ पे आए ज़रा, तो अब जब आप ये कहते हैं कि पावर रूल लगाया हमने, पावर शुरू में लाई, एक पावर कम कर दी, तो फर्दर जो पावर के अंदर लिखा हुआ था, इसलिए देखें xn के अंदर क्या लिखा हुआ था, x, यहाँ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि x का डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1। अब हम इसको देखें, इस जो जनरल रूल है इसके लिए कोई एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करता हूँ। कंसिडर कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ u आपके पास, या डायरेक्ट एग्जांपल में पुट करता हूँ मैं, देखिए मैं कहता हूँ d/dx आपने फाइंड करना है x² + 3x + 2 और इसकी पावर 4 कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा ना कि जनरल रूल का मतलब ये कि u जो है वो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x होगा, कोई भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चलें हम देखें तो पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में लाएं, 4 शुरू में ले आए, इसकी एक पावर कम करें, x² + 3x + 2 और कम करके कितनी रह जाएगी, 3।
पावर शुरू में ले आए, एक पावर कम कर दी। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई करना है वो पावर के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो पावर के अंदर क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर था, 3x था और 2 था। तो मैंने ये कहा है कि डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, ये तीनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, 3x का क्या बनेगा, ठीक, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 तो 3 रह जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया पावर रूल का एडवांस केस जिसमें अदर देन x कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो पावर रूल ये हमने इसका बेसिक रूल पढ़ा, बेसिक केस, और ये उसकी एडवांस फॉर्म पढ़ लिए। दूसरा हमारे पास रूल है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि आप जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, जैसे u इंटू वी है, तो ये इस तरह होता है u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v और v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। ये प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है। तो ये हो गया दो फंक्शंस के लिए। और अगर ये दो से ज़्यादा फंक्शंस आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि u आ गया, v आ गया और w आ गया, तो ये पावर रूल इसी तरह एक्सटेंड हो जाएगा। कैसे एक्सटेंड होगा, u एज इट इज़, v एज इट इज़, w का डेरिवेटिव, u एज इट इज़, w एज इट इज़, v का डेरिवेटिव, और फिर w एज इट इज़, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव। इसको बाय पार्ट्स डिफरेंशिएशन भी आप कह सकते हैं, एक एक करके हम डेरिवेटिव लेते हैं। और तीसरा और आखिरी रूल जो हमारे पास होता है इसे हम कहते हैं, ये डेरिवेटिव का कोशेंट रूल है, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कोशेंट रूल ये कहता है कि जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कोशेंट का d/dx ऑफ u ओवर v, तो ये इस तरह से होना है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, फिर वो एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, प्रोवाइडेड दैट कि v जो फंक्शन नीचे लिखा हुआ है वो ज़ीरो ना हो, किसी भी वैल्यू पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तीन हमारे पास रूल से, पावर, प्रोडक्ट और कोशेंट। अब हम चलते हैं कुछ इनके रेलिवेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, चूँकि अब आप पावर रूल, कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल से फेमिलियर हो चुके हैं, वैसे भी आप लोग सारे सेकेंड ईयर करके आए होते हैं, आप लोग एंटीटेस के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आइडिया दिया आपको पावर रूल का, कोशेंट का और प्रोडक्ट का, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा हुआ है जिसको ये चीज़ें भूल गई तो उसको भी क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ ये इतनी इसमें हमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि आप लोग चैप्टर 2 पूरा पढ़ के आए हुए होते हैं। यहाँ हमें देखना ये है कि इन रूल से रिलेटेड या डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरह का बन सकता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो मैं कुछ क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के करवाता हूँ जो डेरिवेटिव की हेल्प से हमने फाइंड करने हैं। तो मैं ये करता हूँ, पहला क्वेश्चन के आपने बताना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू, कोई भी ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये कर ले ली मैंने। इस कर्व को बताना है स्लोप टेंजेंट क्या होगी, और एट x इज इक्वल टू -1, जहाँ x की वैल्यू -1 है वहाँ बताना है आप लोगों ने। तो देख लेते हैं क्या बनती है स्लोप। अब इसके ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, एक ऑप्शन 1 कर लें, एक 2 कर लें, एक -1 कर लें और एक 0। तो अब आप देखिए ये कर्व अगर थोड़ा सा आप लोग इस तरह, मैंने आपको चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, एंटीटेस की क्लास की बात करूँ, वहाँ मैंने बताया था कि जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हो तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ बनाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, इसका पैराबोला यूँ बनता है। आपने बताना ये है कि इसके x इक्वल -1 जहाँ पे होगा वहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि x -1 कहाँ पे आ रहा है इसमें। तो आप इसको देखने के लिए कि x -1 कहाँ बनेगा, इसमें सिर्फ आप इतना काम करें, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो टेंजेंट की स्लोप होती है किसी भी कर्व के ऊपर वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और उसमें वो पॉइंट पुट करना पड़ता है। तो यहाँ आप देखें, मैं अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करूँ dy/dx, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर का क्या होगा 2x और 2x का क्या होगा 2, ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। अब जहाँ पे आपने इसकी स्लोप देखनी है वो कौन सी वैल्यू, x इक्वल टू -1, तो आप इसमें क्या पुट कर दें, dy/dx के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें -1। तो देखें 2 इंटू -1 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0। आप थोड़ा सा रिकॉल करें, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि जहाँ डेरिवेटिव 0 होता है वो कर्व का टर्निंग पॉइंट होता है। डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या है कि उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो गया।
यानी पार्टिकल में अब कोई चेंज नहीं आ रहा, तो रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव उस जगह जीरो होता है जहाँ कर्व टर्न करती है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट असल में ये वाला पॉइंट था। अब अगर मैं ग्राफ ऐसे आप लोगों के सामने बना दूँ तो यूँ समझ लें कि ये वो वैल्यू थी कि जिसके ऊपर ग्राफ टर्न कर रहा था x -1। तो यहाँ मुझे बताओ, अगर मैं स्लोप ये टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूँ तो टेंजेंट लाइन जो है उसमें देखें अगर गौर से आप, तो टेंजेंट लाइन इस तरह की बन रही है कि वो x एक्सिस के पैरेलल है, और कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसमें स्लोप ज़ीरो होता है, यानी उसकी कोई स्टीपनेस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट लाइन है। तो बिल्कुल अगर ये हमने टेंजेंट लाइन यहाँ ड्रा की है तो उसको बिल्कुल क्लियर था कि इसकी स्लोप कोई नहीं होगी, इसकी स्लोप ज़ीरो होगी। और वो आपको डेरिवेटिव से पता लग रहा है कि डेरिवेटिव में जब आपने -1 पुट किया तो आंसर क्या आया, ज़ीरो। डेरिवेटिव किसी भी वैल्यू के पुट करने से जो आंसर देता है वो असल में उस वैल्यू के ऊपर टेंजेंट की स्लोप होती है। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ के ऊपर x -1 पे अगर हम देखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, आपके पास ज़ीरो आएगी। तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसमें किसी और पॉइंट भी दे सकते हैं कि स्लोप कितनी है। जैसे मैं किसी और पॉइंट की अगर बात करूं, मैं अगर पूछता कि बताएं x = 2 पे क्या स्लोप है, तो -1 ये आगे 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो 2 यहाँ पुट करते हैं, 2 × 4, 4 + 2 6, फिर हमारा 6 आंसर आता। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का, कि डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक और MCQ बनाता हूँ आपके सामने। मैं ये कहता हूँ कि टेंजेंट टू द कर्व, कोई भी कर्व लिख लेते हैं, y = x² + 5x - 6, ये कर लेते हैं। ये कर्व आपके पास तो बताना है कि इस कर्व की जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। हम ये कह रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, कहाँ पे, एट x = आगे आपके पास क्वेश्चन मार्क है कि इस कर्व के किस जगह पे, किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, ए ऑप्शन कर लें, बी ऑप्शन कर लें, सी ऑप्शन कर लें और डी ऑप्शन कर लें। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल तब होता है जब उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। स्लोप का मतलब है जब उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो आप क्या करें, यहाँ रफ में आप फ़ौरन पता लगा लें, और मैंने ऑप्शन ही लिखे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें और डेरिवेटिव फाइंड करके उसको ज़ीरो पुट कर दें। डेरिवेटिव कितना बनता है देखें ज़रा, x² का 2x, 5x का 5 और 6 का 0। तो इसको 0 पुट करें, यहाँ से x आएगा -5/2। तो अब ऑप्शन आपके पास हो सकता है, एक ऑप्शन हो एट x = -1, x = 0, x = 3/2 और x = -5/2। तो ये वो वैल्यू है जहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये दो मैंने क्वेश्चन कर दिए। एक में उसने आपसे पूछा कि स्लोप क्या होगी, स्लोप 0 आ गई, और इसका रिवर्स क्या किया हमने कि अगर स्लोप 0 हो तो फिर कौन सी पॉइंट पे होगी। तो उसका तरीका क्या है, डेरिवेटिव को 0 पुट करके आप वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास इससे रेलिवेंट। एक मैं और क्वेश्चन बनाता हूँ आप लोगों के सामने, जो मैंने आज आपको बातें बताई उन्हीं से रेलिवेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास f(x) = 2x² + x - 1, ये एक फंक्शन है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके होते हुए अगर ये फंक्शन हो देन आप बताएं कि क्या लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, या कोई नंबर और चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, f अप्रोचेस टू 3 और f(x) - f(3)/x - 3। अब ये क्वेश्चन देख के लगता है कि ये लिमिट वाला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, लेकिन अगर आप रिकॉल करें, आज ही मैंने आपको ये बात बताई है कि ये जो लिखा होता है x अप्रोचेस टू 3 और x अप्रोचेस टू कोई भी वैल्यू a कह ले, ये सारे का सारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको चैप्टर 1 वाले मेथड से करना शुरू कर देंगे तो पहले फंक्शन यहाँ पुट करेंगे, फिर उसमें 3 पुट करेंगे, फिर x - 3 लिखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, जब 0/0 फॉर्म बनेंगी तो ये आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आपको फैक्टर बनाने पड़े या कोई और मेथड यूज़ करना पड़े, अलजेब्रिक टेक्निक कोई भी। जबकि अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि ये है क्या बेसिकली, तो आप इसका विदिन 5 सेकेंड आंसर कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लिख लेते हैं इसका 4, दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं -3,
तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं इसका 12 और फोर्थ ऑप्शन लिख लेते हैं इसका 14। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। अब देखिए अगर लिमिट के थ्रू करें क्या करेंगे, फंक्शन यहाँ रखा, फिर उसमें 3 पुट किया, फिर डिवाइड किया, फिर अलजेब्रिक टेक्निक लगाई, 0 बाय 0 फॉर्म बनने के बाद इसको सॉल्व करके आंसर मिलेगा। जबकि अगर आप ऑब्जर्व करें, आज ही मैंने आपको बताया कि ये इस तरह लिखा होने का मतलब है कि ये f डैश ऑफ 3 है असल में। तो ये अगर समझ आ जाए तो आपका मसला हल हो गया। मसला कैसे हल हो गया, इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसमें 3 पुट करना है, तो आपको फ़ौरन आंसर मिल जाएगा बजाय लिमिट की तरफ जाने के। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है ये देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2 × 2, ये पावर लगाएं 2 शुरू में आएगा 4x और x का क्या हो जाएगा 1। अब इसमें डेरिवेटिव में आप 3 पुट करें तो यहाँ 3 पुट करें, 4 3 = 12, 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 13। तो एक ऑप्शन जो मैंने 14 लिखा था इसको 13 करता हूँ मैं, ये एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। आप देखें बजाय लिमिट लगाने के आपने सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और डेरिवेटिव में क्या पुट कर दिया आप लोगों ने 3। तो 3 पुट करने से क्या हुआ, 4 3 = 12, 12 + 1 13, तो 13 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन आपको बज़ाहिर लिमिट का क्वेश्चन लग रहा था वो असल में डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। तो ये आपको लिमिट का और डेरिवेटिव का जो मैं आइडिया मैंने जो है वो क्लियर कर दिया। अब उम्मीद है इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस करने के बाद अब हम आगे चलते हैं और जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं उसको फर्दर देखते हैं कि उसमें कौन कौन से और रूल्स हम पढ़ सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस को आसान कर दें, ख़ास तौर पे MCQs जो कि एंटी टेस्ट में अटैम्प्ट करने हैं उनके लिए। अच्छा जी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो असल में पावर रूल्स के सब केसेस हैं या फर्दर स्पेशल केसेस कह लें, जिनसे आपके MCQs जल्दी अटैम्प्ट हो जाते हैं। उनमें से एक जो है जिसको हम कहते हैं रेडिकल रूल। रेडिकल रूल क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन रेडिकेंड की फॉर्म में आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे सामने एक फंक्शन है और मैंने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना और फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट में। रेडिकल रूल का मतलब है कि रेडिकेंड के अंदर रेडिकेंड की फॉर्म में कोई आपके पास डाटा आ जाए, तो स्क्वायर रूट u का मतलब है u रेडिकेंड है और रेडिकल कितना है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो रूल ये कहता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो u है अंदर लिखा हुआ इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखें और इसी का 2 टाइम्स करके नीचे लिख दें। तो जो लोग सेकेंड ईयर पढ़ के उनको पता होगा कि अगर इसको अदरवाइज किया जाए तो ये पावर रूल से होना था, और पावर रूल से पावर 1/2 थी, 1/2 शुरू में आता, एक पावर कम होती, फिर सिंप्लीफाई होता, तो कम से कम 3 स्टेप के बाद ये आंसर मिलना था जो हमने एक स्टेप में लिख लिया है। अब इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा कब होगा, जब इसको हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 के ऊपर और देखने जा रहा हूँ कि ये कितना इफेक्टिव रूल है। अदरवाइज वैसे करें तो ये 3 स्टेप मिनिमम लेगा आपके, लेकिन अगर यहाँ इसको रेडिकल रूल से करें तो एक स्टेप में हो जाएगा। वो एक स्टेप क्या होगा, देखें हमने ऊपर पढ़ा है कि जो अंदर क्वांटिटी लिखी है जिसको रेडिकेंड बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखना है। अंदर लिखा हुआ x² - 1, तो x² का 2x और 1 का 0, ये हो गया u', और फिर इसी √u को नीचे लिखना है डबल करके, तो 2 × √u का मतलब x² - 1, 2 से कट जाएगा तो x/√x² - 1, ये आपको इसका एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ नोन एज रेडिकल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका फिर दूसरा जो पावर रूल का स्पेशल केस है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल रूल। जिस तरह रेडिकल रूल में रेडिकल यूज हुआ है, रेसिप्रोकल रूल में रेसिप्रोकल फॉर्म में फंक्शन लिखा हुआ होगा। तो मैं अगर लिखूँ तो मैं यूँ लिखूँगा d/dx ऑफ 1/u, यानी फंक्शन रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। तो क्या करना है, नेगेटिव साइन लिखें आप, ऊपर जिस तरह इसका लिखा था u', इस तरह इसका भी u' आएगा, नीचे सिर्फ उस u का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक स्टेप में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी भी इंपॉर्टेंस देखने के लिए किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने इसको अप्लाई करना है d/dx ऑफ 1/x² + 1 पे इसको अप्लाई करते हैं, तो देखें क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, नीचे वाला जो u था उसका लिखना है ऊपर डेरिवेटिव, u(x² + 1) है, इसका होगा 2x + 1 का 0 और इसी का नीचे स्क्वायर आ जाएगा, तो -2x/x² + 1 होल स्क्वायर, ये आपको एक स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 ऐसे रूल्स हैं कि जो हम एंटी टेस्ट में यूज़ करते हैं और हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं वो भी आसान हो जाते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो 2.1 और 2.2 में बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन है,
पेपर में कभी ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप बाय डेफिनेशन करें। एंटी टेस्ट में हमेशा सिर्फ इतना लिखा हुआ आता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, जिस भी मेथड से करेंगे आपको सेम आंसर ही मिलेगा। और फर्दर मोर 2.3 जो है उसमें पावर, प्रोडक्ट, क्वोशंट, ये रूल्स है, और रेडिकल और रेसिप्रोकल भी आपने पढ़ लिया। अच्छा जी, इस तरह मैं बात कर रहा था कि 2.4 के अंदर हमारे पास जो मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो 3 हैं। उनमें से अगर मैं हेडिंग बना लूँ इसकी, तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें सीखनी है उसमें सबसे पहले तो ये है कि डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, और वो होंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो मैं इसको हेडिंग बनाता हूँ इसकी कि सबसे पहले आपने सीखना है चेन रूल। चेन रूल के बाद आप सीखेंगे कि जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट रिलेशंस या फंक्शंस हैं उनके आपने कैसे डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो दूसरी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट रिलेशंस भी कह सकते हैं और इनको फंक्शंस भी कह सकते हैं, जो भी होंगे हमारे पास। और तीसरी जो और आखिरी चीज़ होगी कि आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसी और फंक्शन की रिस्पेक्ट से। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का किसी और फंक्शन की रिस्पेक्ट से आप कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और हम कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, यहाँ बेसिक चीज़ें रिवाइज होती हैं और जो असल इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं या जो पास पेपर के MCQs है, चूँकि वो इतने यहाँ करने का टाइम नहीं होता, तो जो जूम वाली लाइव क्लास होती है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, उसमें आप लोग पूछा करें। तो शॉर्टकट्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह वहाँ आपको बता दूँगा। और यहाँ पे हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक और थोड़ी सी उसके साथ एडवांस चीज़ें और 1-2 MCQs डिस्कस करके चैप्टर को हम रिवाइज़ कर लें। तो टाइम कम होने से हम यहाँ थोड़ा सा काम स्पीड से कर रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं। ये 3 चीज़ें। चेन रूल के बारे में आप याद रखें कि चेन रूल आप उस वक्त अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए जब आपके पास मोर देन 2 वेरिएबल्स आ जाए क्वेश्चन के अंदर। एक बात ही याद रखें। दूसरी बात ही याद रखें कि x और y आपस में लिंक ना हो, किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन हो। और आखिरी बात याद रखें कि जब आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म हो। तीनों बातों का अल्टीमेट जो मीनिंग है वो एक ही बनता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, देखें कि y हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ एक थर्ड वेरिएबल है t, और x भी फंक्शन है किसी और वेरिएबल का। तो ये 2 x और y जो है हम फाइंड करना चाहते हैं y का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से, जबकि y x से लिंक नहीं है, y और x अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर हम एक चेन बनाएं तो y का लिंक तो t के साथ है और t का लिंक है आगे x के साथ। तो इसका मतलब ये जो दरमियान में t है असल में ये ब्रिज बना हुआ है, एक ये लिंक बना रहा है, एक चेन बनाई हुई है इसने। तो इस सिचुएशन में अगर आपने dy बाई dx फाइंड करना है तो आपको एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी है। चेन क्या फॉलो करनी पड़ेगी? पहले आप y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t की रिस्पेक्ट से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर dt बाई dx से। अगर मैं इसको लिखूं ज़्यादा बेहतर तो ये बेहतर वर्डिंग बनती है कि आप y का डेरिवेटिव x के डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे, यानी dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dt dt से कैंसिल होगा और dy बाई dx पीछे रह जाएगा। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि dt और dt क्या हो रहे हैं? कैंसिल। तो ये हमारे पास है चेन रूल। इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखें, अगर हमें ये कहा जाता है कि जी y हमारे पास है लेट्स से 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 और x हमारे पास है t क्यूब प्लस 2t, और हमें कहा जाता है कि फाइंड dy बाई dx। तो चेन रूल अगर तो हम ये फेडरल बोर्ड के हवाले से कोई शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो हम प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, लेकिन एंटी टेस्ट के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हमें फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाएं। हमें कुछ शॉर्टकट वे निकालना। तो चेन रूल का बड़ा आसान सा आपको बताता हूँ शॉर्टकट। जब भी कभी x और y अलग अलग लिखे नज़र आएँ या 3 वेरिएबल्स हों या पैरामीट्रिक फॉर्म हो तो हमने एक ही स्टेप में चेन रूल को बाईपास करके आंसर निकालना है। तो ज़रा ध्यान से आप लोग नोट करें, सुन लें कि चेन रूल का हमें क्या फ़ायदा होगा, चेन रूल के क्वेश्चंस को हमने शॉर्टकट से कैसे करना है। तो देखें, dy बाई dx फाइंड करना है, y और x दोनों दिए हमें। आप सिर्फ ये करें कि y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से ऊपर लिखें। देखें क्या बनता है। ये t 2 शुरू में आएगा तो 3 2 6, 6t ये हो जाएगा और प्लस t का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। y का डेरिवेटिव ऊपर लिखा और x का डेरिवेटिव लिखे नीचे, तो आपको एक ही स्टेप में इसका आंसर मिल जाएगा।
अब x का क्या बनता है डेरिवेटिव, टी क्यूब का बनेगा 3t², 2t का बनेगा 2। तो वो चेन रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, चेन रूल के बगैर हमने एक स्टेप में इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो ये एडवांटेज होगा आपको इस चीज़ का कि जब भी चेन रूल वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं MCQs में, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि y फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, x फंक्शन का नीचे लिखना है, और आपको एक स्टेप में उसका आंसर मिल जाएगा। फर्दर अगर सिम्प्लीफाई हो सकता है कर लें, अदरवाइज़ यही हमारा आंसर होगा। तो ये पहले वाला टॉपिक हमारा क्लियर है। बाकी कुछ रेलिवेंट MCQs आपको मैं जूम वाली लाइव क्लास में करवा दूंगा। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो रिलेशनशिप होते हैं उनके डेरिवेटिव्स के ऊपर। एक्सप्लिसिट तो वो होते हैं जिसमें आप y आसानी से अलग करके फंक्शन f x लिख सकें। जैसे कि आप 2.3 में क्वेश्चन करते आए, ये आपके सामने लिखा हुआ है y फंक्शन f x है, ये भी एक y फंक्शन f x है, तो इसमें ये वाला y है, इसमें ये y है, तो ये तो ईजी हो गया आपके लिए। असल इशू होता है आपको इम्प्लिसिट का, जहाँ x और y इस तरह मिक्स हुए होते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर पा रहे होते। तो f ऑफ x y यानी फंक्शन ऑफ x y दोनों होता है। तो मैं इसलिए सिर्फ इसका आपको बताता हूँ कि डेरिवेटिव फाइंड करने का हमारे पास क्या शॉर्ट मेथड हो सकता है, और फिर इसको क्लोज करते हैं। देखें, आपके पास कोई भी रिलेशनशिप लिखा हुआ नजर आए आपको, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ आ गया x² + xy + y², यहाँ चले 3 भी कर लेते हैं, और इक्वल टू 0 है। और आपसे कहा जाता है कि इसका फाइंड करें डेरिवेटिव dy/dx। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा रिलेशनशिप है जिसमें y सेपरेट नहीं कर पाते आप। y अगर सेपरेट नहीं हो सकता, जो कि y⁴ है और y² है, y आसानी से आइसोलेट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये एक्सप्लिसिट रिलेशन, इम्प्लिसिट रिलेशन है। तो ये अगर इम्प्लिसिट रिलेशन है x और y का, तो आपको इस इम्प्लिसिट रिलेशन में से dy/dx फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमने ऑब्जर्व करना है। तो इसका तरीकाकार आप लोगों के पास ये है कि अगर इसको प्रॉपर वे से करें तो फिर भी देख लेते हैं, मैं आपको फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। इसको अगर आप प्रॉपर वे से करें तो क्या होगा, देखें, प्रॉपर वे से करेंगे तो हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव आएगा किसका, x² का, फिर डेरिवेटिव लीनियर ऑपरेटर है, तीनों पे चूँकि सम है तो तीनों पे अलग अलग हो जाएगा। अब 3 बाहर है, x² का आ गया 2x, ये x और y का प्रोडक्ट है, x एज इट इज़, यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल y का dy/dx, y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। फिर y² का क्या होगा, पावर रूल लगाएं 2 × y, और y का फिर क्या हो जाएगा dy/dx। अब ये हो गया 6x, ये हो गया x dy/dx, ये हो गया y dy। ये चूँकि x का डेरिवेटिव यहाँ ले चुके हैं हम, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, और यहाँ आ गया 2y × dy/dx। ये वाला और ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच गया 2y, बाकी ये दोनों टर्म्स इधर ले आते हैं, -6x - y, और फाइनल फॉर्म क्या बनी dy/dx। और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 6x + y, और ये इधर ला के डिवाइड कर दें x + 2y। अब देखें 1 2 3 4 5 स्टेप में हमें इसका आंसर मिला है। एंट्री टेस्ट में तो ये काम नहीं करना हमने, वहाँ इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो ये जो इसका शॉर्टकट मेथड है वो एक स्टेप में भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्टेप वाला मेथड है वो यहाँ मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की जूम वाली क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। ये इंशाल्लाह जूम वाली जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन x और y का आ जाए, उसका आप एक स्टेप में डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसके सामने मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये इंशाल्लाह जो जूम वाली लाइव क्लास होगी उसमें डिस्कस कराऊँगा, ताकि आप लोग उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ें और आप लोग उसमें प्रेजेंट होंगे इंशाल्लाह। तो ये डिस्कशन वहाँ चलेगी हमारी। ये बड़ा इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट होगा इस तरह के। ये तो मैंने आसान सा लिखा था, तो आपके ये 5 स्टेप हुए हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आ जाए जिसमें x² भी हो, जिसमें xy भी हो, जिसमें y² भी हो, y³ भी हो, तो उन सारों के लिए भी बड़ा इफेक्टिव मेथड विद इन 1 स्टेप आप ये कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह उस क्लास में डिस्कस होगा, ताकि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट भी करें, और मैं रेलेवेंट कुछ MCQs भी आप लोगों को बताऊंगा जो पास्ट पेपर्स में आपके आए हुए हैं, नेस्ट के टेस्ट में, फास्ट में, GI के वगैरह में। ले जी, इसकी बात हो गई, तो मैंने इसका प्रॉपर वे आपको बता दिया। ये थी हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट और
एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब ये होता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव किसी और फंक्शन की रिस्पेक्ट से निकालना पड़ता है। तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं कि इसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो देख लेते हैं, इसमें हमारे पास 2-3 तरह से पेपर में ये प्रेजेंटेशन इसमें क्वेश्चंस की होती है। तो पहले तो मैं आपके सामने लिखता हूँ एक क्वेश्चन कि आपको अगर कहा जाता है कि आप फाइंड करें डेरिवेटिव ऑफ, लेट्स से मैं कहता हूँ x³ प्लस x प्लस 1 पावर 2, इसका फाइंड करें। और आगे लिखता हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू x² प्लस 1। इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप इसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करें। देखिए दोनों फंक्शंस हैं। यूजुअली ये होता था कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होता है, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करना है। तो इसका भी मैं आपको चलें, इसका मैंने शॉर्टकट तो जूम वाली क्लास में बताना है, इसका मैं अभी बता देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ यहाँ भी काम होता रहे और कुछ आपकी वहाँ भी जूम वाली क्लास में पार्टिसिपेशन रहे आप लोगों की। यहाँ पहले इसका प्रॉपर वे देखें। प्रॉपर वे ये है कि इसको हम लेट कर लेते थे u, एक फंक्शन को हम u लेट कर लेते थे और एक को हम लेट कर लेते थे v, और फिर हमें ये करना था कि u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से। तो अब आप अगर देखें कि आपने अगर u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट से फाइंड करना है तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको चेन रूल। तो चेन रूल क्या कहता है कि पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी ये होता है चेन रूल ना, du/dx, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे dx/dv के साथ। तो ये पहले ये फाइंड होगा, फिर ये फाइंड करके इसको इन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ प्लेस करेंगे। ये इसका प्रॉपर वे हो गया। शॉर्टकट मेथड बड़ा आसान से है, वो आपने ये काम नहीं करना, डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर लिखना। वो स्टेप क्या है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो कौन सा है, u का डेरिवेटिव ऊपर लिख लें। तो क्या डेरिवेटिव बनेगा जरा मुझे देख के बताएं। 2 शुरू में आएगा, x³ प्लस x प्लस 1 की एक पावर कम कर कितनी रह जाएगी, 1। फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव x³ का क्या होना है 3x², x का क्या होना है 1, और नीचे आएगा आपके पास v का डेरिवेटिव। v ये लिखा हुआ है, इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव, x² का 2x, और x का क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 0। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, x³ प्लस x प्लस 1 इंटू 3x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। तो ये एक स्टेप ये वाला किया आपने और उसके बाद 2 कैंसिल करके लिख दिया बस। तो एक स्टेप में आपको इसका आंसर मिल जाता है इस तरीके से। एक एग्जांपल और कोट करता हूँ आप लोगों के सामने बात समझाने के लिए। ज़रा देखें, आपसे ये कहा जाता है कि आप फाइंड करें डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1 पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x²। इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है किसका। जैसे मैं अगर यूँ लिखता हूँ ना, तो ये होता है d/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। किसका फाइंड करना है, x² प्लस 1 और होल पावर 5 है। अगर विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है तो इसको यूँ लिखेंगे d/dx। आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x², तो यहाँ आएगा d/dx²। इसका मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव x² की रिस्पेक्ट से। तो मैंने अभी आपको बताया शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखें, नीचे वाले का नीचे लिखें। ऊपर वाले का क्या बनेगा, 5 शुरू में आएगा, x² प्लस 1 की एक पावर कम करके 4 आ जाएगी, और नीचे x² है, x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो अब आप देखिए, जब आप पावर शुरू में लाते हैं और एक पावर कम करते हैं तो जो पावर के अंदर लिखा है वो क्या था, x² प्लस 1, x² का 2x हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, 2x से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर बनेगा 5 इंटू x² प्लस 1 पावर 4। तो शॉर्टकट फिर सुन लें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से फाइंड करना हो, तो जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखें और जिसकी रिस्पेक्ट से करना हो उसका नीचे लिखें। तो एक या 2 स्टेप में आपको आंसर मिल जाता है। हार्डली आपके 10 सेकंड लगेंगे और कोई भी MCQ इस तरह का आया तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। 2.4 का हमारा काम ख़त्म होता है। अब चलते हैं 2.5 की तरफ। 2.5 में हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और फिर उसको अप्लाई करके कुछ MCQs करते हैं उसके। अच्छा जी, अब 2.5 में इंटर हो रहे हैं और डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 हमारे यहाँ टॉपिक्स होते हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ये पूरी लिस्ट बनाते हैं। 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड और कोसेकेंट, और 6 ही फिर उनके इनवर्स फंक्शंस भी होंगे।
तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले d/dx का मतलब हो गया डेरिवेटिव। अगर हम साइन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आपने अपने कोर्स में प्रूव किया होता है कि ये कॉस के इक्वल है। यहाँ प्रूव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने MCQs अटैम्प्ट करने और हमें आंसर बताना चाहिए इसका। साइन का अगर कॉस होता है तो इसी तरह से जो कॉस फंक्शन है इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अब इनको एक ब्रैकेट में इसलिए करूँ कि इनका किसी हद तक आपस में इनकी रिजेंबलेंस है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। दूसरा जो हमारे पास पेयर बन सकता है वो है tan x का डेरिवेटिव और जो tan की को रेशो होती है cot x। और ये एक चीज़ का ख्याल रखना है, याद रखनी है बात कि फंक्शन और उसकी को रेशो का डेरिवेटिव तकरीबन सिमिलर होता है। उसका जो मेथड कह लें या उसकी टेक्निक कह लें, tan का अगर सीकेंट स्क्वायर x डेरिवेटिव है तो cot का भी स्क्वायर की फॉर्म में होगा, लेकिन होगा कोसीकेंट स्क्वायर और होगा भी नेगेटिव। और आखिरी जो पेयर बन सकता है साइन कॉस tan cot के बाद वो है सीकेंट x का और कोसीकेंट x का। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x और कोसीकेंट x का डेरिवेटिव होता है कोसीकेंट x cot x। तो देख लें रिजेंबलेंस कैसे बन रही है। ये दोनों सिंपल हैं, इन पे स्क्वायर है और इन दोनों में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। बाकी एक चीज़ और भी आपको ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि जिन फंक्शंस का स्टार्ट c से होता है, c से मतलब cos, cot और कोसीकेंट, इनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गए सिंपल फंक्शंस। अब इनके इन्वर्स की तरफ आते हैं। जिस तरह उनमें थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस है फंक्शन और उसकी को रेशो में, इसी तरह यहाँ भी आपको रिजेंबलेंस मिलेगी फंक्शन और उसकी को रेशो में। यहाँ बल्कि उससे भी ज़्यादा रिजेंबलेंस मिलेगी आपको। पहला मैं अगर लिखूँ डेरिवेटिव तो ये लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ x का, और इसकी रिजेंबलेंस इसकी जो को रेशो है कॉस इनवर्स ऑफ x उसके साथ होनी है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम डेरिवेटिव है, लेकिन फ़र्क सिर्फ किसका, साइन का। वो पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, चूँकि कॉस c से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास बनेगा वो tan इनवर्स और cot इनवर्स का बनेगा, cot इनवर्स ऑफ x का। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स का भी मैग्नीट्यूड वाइज ही सेम डेरिवेटिव है, फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का होगा, साइन का। इसका यहाँ माइनस कर देंगे, ये इसका भी डेरिवेटिव आ गया। और आखिरी जो पेयर बनेगा हमारे पास साइन कॉस tan cot के बाद सीकेंट इनवर्स ऑफ x और d/dx ऑफ कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x। सीकेंट का होता है 1/x इंटू √x² माइनस 1। ये आ गया सीकेंट इनवर्स का। अब कोसीकेंट का जो कि इसकी को रेशो है तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम डेरिवेटिव है, सिर्फ जब हम इसको लिखेंगे तो साथ नेगेटिव आएगा क्योंकि ये c से स्टार्ट होता है। तो ये इनके जो आपस में पेयर है वो भी इस तरह बन जाते हैं। तो आपने यहाँ भी ऑब्जर्व किया कि जो c से स्टार्ट होने वाले थे कॉस इनवर्स, cot इनवर्स और कोसीकेंट इनवर्स, इनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे का नेगेटिव है, और कोई इनके डेरिवेटिव जो हैं वो नेगेटिव हैं, बाकी सब के क्या आपके पास पॉजिटिव। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ एक्सरसाइज के जो MCQs में आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, ताकि आपको इनकी एप्लीकेशन समझ आए कि इसके किस तरह के MCQs बन सकते हैं। और आपने ऑब्ज़र्व की होगी बात कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि बेसिक बातें आपकी रिवाइज़ करवाई जाएँ और उनके साथ थोड़ा बहुत एक दो MCQs और थोड़ी बहुत एडवांस बात आपको बताई जाती है। एक तो यहाँ टाइम कम है, दूसरा हम चाह रहे होते हैं कि जब आप जूम पे लाइव हमारे साथ आएँ, इन टच हों वहाँ पे और हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, तो फिर आपको कुछ टेक्निकल बातें, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स बताई जाएँ। क्योंकि जब तक आप लाइव 1 to 1 हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी नहीं होगी, आप जब पूछेंगे नहीं हमसे, तब तक वो शॉर्टकट, वो ट्रिक आपको बताने का कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक तब बजाई जाती है जब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लग सके और जब आपको उसकी कंडीशन बताओ कि इस कंडीशन में ये शॉर्टकट अप्लाई होता है। तो इसलिए यहाँ हम थोड़ा सा उससे अवॉइड कर रहे होते हैं और बेसिक बातें आपकी रिवाइज़ करवा रहे होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और वो हम ये नहीं चाहते कि यहाँ बता के उसका जो ये समझ लें कि उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म कर दी जाए, इसलिए उसको लाइव क्लास में रखा जाता है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जूम वाली जो लाइव क्लास है उसमें पार्टिसिपेट किया करें, आप लोग आया करें, उसमें ज्वाइन किया करें, ताकि आप लोगों को उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके ट्रिक्स का, शॉर्टकट्स का। और उसमें हम पास पेपर के MCQs भी डिस्कस कर रहे होते हैं, जो
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को आए होते हैं और वो स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं आफ्टर एग्ज़ाम। तो जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ है वो भी शेयर होता है आप लोगों से। और ये जो एक MCQs की बुक आप लोगों को रिकमेंड की थी मैंने, सेंटा मीर की जो पब्लिकेशन है वो भी आप लाजमी अटैम्प्ट करें। उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन बैंक पूरा मिलेगा जिसमें दोनों बुक्स के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिला के जो 21 चैप्टर्स हैं, 7 जो हैं बुक 2 के और 14 बुक 1 के, इनके भी काफ़ी अच्छे MCQs उसमें आपको मिलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो लाइव जूम वाली क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे होते हैं और हम उसको साथ साथ क्वेश्चंस क्लियर करते जा रहे होते हैं। तो 4 मुख्तलिफ एंगल से जो कि आप लोगों की तैयारी चल रही होती है। पहला एंगल होता है ये लेक्चर, कोशिश करते हैं कि उसमें सारी बेसिक बातें और थोड़े बहुत MCQs बताए जाए। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, आप जब जूम पे हमारे साथ लाइव आते हैं 1-to-1 डायरेक्शन करते हैं तो उसमें। तीसरा होता है हमारे पास ऑप्शन ये कि जो आपके पास बुकलेट आप लोगों को दी हुई है उसके अंदर से आप MCQs हमसे शेयर करते हैं, डिफरेंट वैरायटी आपको मिलती है वहाँ पे। ये क्लास तकरीबन आपका 50% कवर करती है। बाकी जो 50% रिमेनिंग काम है वो आपका जब 1-to-1 डिस्कशन होती है उसमें कवर होता है। और जो आखिरी चीज़ बच जाती है हमारे पास, वो आखिरी चीज़ हमारे पास होती है आपके जो टेस्ट हम कंडक्ट करवाते हैं। उन टेस्ट के अंदर भी आपको कुछ अच्छे MCQs मिलते हैं और वो जब जूम की लाइव क्लास में आप डिस्कस करते हैं हमारे साथ तो अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी होती है। तो ये 4 एंगल से हम प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि हर एंगल कवर करें ताकि अच्छी तरह आपका एंटी टेस्ट तैयार हो। अब मैं कुछ आप लोगों के लिए लिखता हूँ MCQs और डिस्कस करते हैं जो पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। अच्छा चलें जी, पहला MCQ लिखता हूँ आप लोगों के सामने। बड़ा एक फेमस है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 2.5 का। और ये बड़ी दफ़ा पेपर में आपकी फेडरल बोर्ड में आया हुआ है यार। यहाँ हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और इसको फिर जनरलाइज करेंगे हम। क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा इस तरह का होता था, y = √10x। एक नेस्टेड सीक्वेंस था, एक 10x लिखा होता है, फिर एक और स्क्वायर रूट है उसके अंदर 10x लिखा होता है। स्क्वायर रूट का एक नेस्टेड सीक्वेंस बना हुआ होता है और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी होता है। और आपने बताना होता है कि अगर ये सिचुएशन है तो इसमें dy/dx किसके इक्वल होगा। तो प्रॉपर वे करें तो आप लोगों को मैं रिकॉल करवा दूँ, आप दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, फिर एक 10 बाहर आया करता था, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करके जब एक 10 स्क्वायर करके बाहर आता था फिर इस सारे को हम वायलेट कर लिया करते थे। तो मैं ज़रा शॉर्ट सा इसका प्रॉपर वे लिख के फिर इसका बता दूँ कि शॉर्टकट क्या होगा। देखिए पहला काम आप क्या करते थे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर आ गया y², एक जो बड़े वाला स्क्वायर रूट है जो सबसे ऊपर है, जो सबसे डोमिनेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर करने से, और एक 10 यहाँ से आ जाएगा बाहर। फिर प्लस ये जो आगे लिखा हुआ है सारा ये वाला, ये सारा किसके इक्वल है, ये फिर एक सीक्वेंस उस तरह का बनेगा, बल्कि एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे। चूँकि ये अप टू इन्फिनिटी है तो उसमें से इन्फिनिटी में से अगर एक 10 निकल भी जाए तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्टेप और आगे जा गया फिर लिख दें एक 10, ये ले एक और लिख देते हैं तो फिर ये अप टू इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी में से कोई नंबर माइनस या प्लस करके उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो दोबारा y बन जाता था। तो y² = 10x और प्लस ये फिर क्या बन गया y। इस y को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो y² - y = 10x। अब इसका डेरिवेटिव लें, y² का 2y, y का dy/dx और इस y का भी dy/dx, और 10x का क्या होता है आज हमने पढ़ा है sec² x। यहाँ से dy/dx कॉमन ले लें, ब्रैकेट में रह जाएगा 2y - 1, इधर क्या आ जाएगा sec² x। अल्टीमेटली जो dy/dx है ये आपके पास आ जाएगा sec² x / 2y - 1। ये आपका आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैथड मैंने क्यों कराई, सिर्फ आपको शॉर्टकट की इम्पोर्टेंस बतानी थी कि अदरवाइज़ 1 2 3 4 5 स्टेप कम से कम हमें करने पड़ते हैं ये आंसर निकालने के लिए। जबकि अगर इसको आप शॉर्टकट से करें तो मैं एक स्टेप में इसका आंसर बताता हूँ आपको, और उम्मीद है ये शॉर्टकट आपको फ़ायदा भी देगा। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसमें इस तरह का नेस्टेड सीक्वेंस हुआ और 10 की जगह कोई फंक्शन लिखा हुआ, साइन काज हुआ, अलजेब्रिक हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, लॉग हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो शॉर्टकट उसके लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि हम चाह रहे होते हैं कि आप लाइव डिस्कशन में हमारे साथ आएँ ताकि शॉर्टकट आपको बता के डिफरेंट एंगल भी समझाए जाएँ आप लोगों को। तो यहाँ फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर लेक्चर में 3-4 शॉर्टकट्स आपको बताए जाएँ जिनका आपको फ़ायदा हो, जिनमें से एक ये है। अब मैं सारी बात को जो है बाईपास करके एक स्टेप की तरफ आता हूँ।
तो वो एक स्टेप ये होता है कि जो अंदर फंक्शन है वो हमेशा सेम मिलेगा आपको, 10 10 10 जो भी है। उस अंदर वाले फंक्शन का क्या डेरिवेटिव बनता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। वो ऊपर लिखें, आप ऊपर लिख दिया। और नीचे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है 2y - 1 आएगा। जैसा मर्जी क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए, इसमें हमेशा 2y - 1 ही आएगा। तो ये एक ही स्टेप में ये वाला आंसर आपने एक स्टेप में फाइंड कर लिया। तो कोई ज़रूरत नहीं हमें ये सारा काम करने, ये सारा काम बाईपास हो गया। आपका जो टाइम इस पे 3-4 मिनट लगे थे वो 3-4 सेकंड में आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह के बहुत सारे और शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन आप साथ पार्टिसिपेट किया करें क्लास में, जूम वाली क्लास में, ताकि ये चीज़ें आपको बताई जा सकें। आगे चलते हैं जी। इसी तरह का एक मैंने आपको ये बता दिया, एक मैं आपको इन्वर्स का भी बताता हूँ, ताकि फिर इस बात को हम यहाँ क्लोज़ करें, वाइंड अप करें। आपसे अगर कहा जाता है कि y एक फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, और आपने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो सम टाइम तो आपको tan इनवर्स cot इनवर्स के फार्मूले ही भूल जाते हैं, और अगर फार्मूले याद भी रह जाए तो फिर भी आप लोग उसमें कोई ना कोई प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे होते हैं, या आपका टाइम लग रहा होता है वहाँ पे। तो ये आप याद रखें, बजाय में इसके ऑप्शन आपके सामने कोई एक स्टेप में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको चैप्टर 13 में लिस्ट समझाई थी ये बात, ये कुछ रिजल्ट्स लिखवाए थे कि tan इनवर्स और cot इनवर्स जब भी ऐड होते हैं इनका आंसर π/2 बनता है। तो इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ आपको बज़ाहिर वेरिएबल नज़र आ रहा है असल में ये कांस्टेंट, ये सारा किसके इक्वल है? हमेशा π/2 का, यानी ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0। तो आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो गया? 0। एक अगर और इनवर्स का लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जो आपको देखने में मुश्किल क्वेश्चन लगे लेकिन असल में वो आसान हो। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे डेरिवेटिव चाहिए d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/√1 + x²। अब आप देखें, एक तो साइन इनवर्स है, उसके अंदर फिर क्वोशंट है, फिर उसमें रेडिकल भी है। आप ये गारंटी की बात है, आप ख़ुद इसको सॉल्व करें तो ये कम से कम आपके 5 से 7 मिनट लेगा, क्योंकि इसमें साइन इनवर्स का रूल लगेगा, फिर इसमें क्वोशंट रूल लगेगा, फिर इसमें पावर रूल लगेगा। तो ये काफ़ी एक पूरा पेज सॉल्व होने के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें, शॉर्टकट टेक्निक यूज़ करें, तो ये साइन इनवर्स जो है इसको एक ट्राइंगल से देखें, जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर में आपको बताया था। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा होने का मतलब है कि ये ट्राइंगल से साइन का रिलेशनशिप लिखा हुआ है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 + x²। तो अगर ये हो गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसकी जो बेस होगी, बेस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर करें तो 1 आंसर आता है। इसका मतलब बेस कितनी है इसकी? 1। तो ये अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो आप याद रखें, साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर हम इसको tan के साथ रिलेट करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, चूँकि tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो सारा लिखा हुआ है इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये डेरिवेटिव एग्जैक्ट वही डेरिवेटिव बनेगा जो tan इनवर्स ऑफ x का बनता है। और tan का सबसे आसान डेरिवेटिव है 1/1 + x²। तो लें जी, कितना टाइम लगा आपका? 30 सेकंड में आपने इसका आंसर निकाल लिया। और ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप घर पे इसका प्रॉपर वे से डेरिवेटिव निकाल के देखिएगा और आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 2.5 का, जिसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस तरह रिलेशनशिप बना लें तो वो जो पूरे पेज पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो आपको एक लाइन में आंसर दे देंगे। तो यहाँ 2.5 को क्लोज करता हूँ। चैप्टर 2 हमारा हाफ हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 2.6 और उससे ऑनवर्ड काम करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।